जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है उसका चरित्र अच्छा नहीं है. But in the Western world, close to 45% of the companies use this in recruitment. ये ग्राफोलॉजी क्या है? Awareness is a key towards success. And the best education is education of your own self. कोई भी चीज़ हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक, उसके साथ एक यूज़र मैनुअल आता है. इंसानों के साथ क्यों नहीं होता? इंडिया में हम लोग इसमें थोड़ा पीछे जा रहे हैं, बट इंडिया में ये एप्लीकेबल है. एंड यू नो व्हाट, पीपल टेक टैबलेट्स टू काम देमसेल्फ. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चरित्र से कहीं रिलेटेड नहीं है. मेरे फादर इज नो मोर. Imran, thank you so much for coming. Pleasure is mine, Pramod. Thank you for having me over. And I have been watching your work and truly inspiring work. And I'm sure a lot of people are getting a lot of value out of the different speakers you bring in. And लोगों को ये चाहिए because आज के ज़माने में हम लोग बहुत मेहनत करते हैं अपनी ज़िंदगी में रिजल्ट्स लाने के लिए. लेकिन कहीं ना कहीं किसी की स्टोरी हमें इतनी इंस्पायर कर जाती है और एक नई दिशा दे जाती है. एंड आपके वीडियो से वो मुझे हमेशा से एहसास होता है कि जो भी स्पीकर आता है, there's so much they bring in and there's so much they share with us, and that's speaking from the heart. So thank you for doing such awesome work. The pleasure is all mine, Imran. Imran, सबसे पहले आपके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे व्यूअर्स को. जी ज़रूर से. मेरा नाम इमरान बेग है and I belong to a very beautiful city called Bangalore in the south of India. And I'm passionate about penmanship and करीबन 18 साल से मैं काम ये करते आ रहा हूँ. एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 18 साल से मैंने कुछ और नहीं किया इसके अलावा. सो आई हैव नॉट वर्क फॉर एनी कॉर्पोरेट कंपनी. आई हैव नॉट गॉट इनटू एनी अदर बिजनेस, नो अदर इन्वेस्टमेंट अदर देन फोकसिंग ऑन दिस प्रोग्राम. सो मैंने पूरे 18 साल में या तो हमने सिखाया हुआ है, या तो प्रोग्राम को डिज़ाइन किया हुआ है, या तो ये प्रोग्राम को कैसे और क्यूरेट करके दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, यही मेहनत रही है. सो if at all and somebody wants to understand this science, my focus was how I can make it more simple, how I can make it more people can get to know more about it. So that's how it's been the focus. Right. इमरान, सबसे पहले मैं आपसे कुछ और पूछूं. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. जी. मेरे फादर की हैंड राइटिंग बहुत सुंदर थी, बहुत ही बढ़िया राइटिंग थी उनकी. जी. उनका ये भी कहना था कि जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है उसका चरित्र अच्छा नहीं है. ये बात कहाँ तक सच है, मुझे आप ये बताओ, क्योंकि आज तक मुझे लग रहा है ना कि शायद मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है और मैं अपने चरित्र पे क्वेश्चन करता हूँ कि मेरा चरित्र कैसा है. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. एंड दैट्स अ गुड न्यूज़ कि बुरी हैंडराइटिंग इज़ नथिंग कनेक्टेड टू आपकी पर्सनालिटी या आपके बिहेवियर के ऊपर कुछ रिप्रेजेंट करती है. लेकिन हाँ, एक चीज़ मानी जाती है कि जो इंसान लेजिबल नहीं लिखता, जो इंसान की हैंडराइटिंग लेजिबल नहीं रहती है, एक चीज़ उसके बारे में हमें ये मालूम है कि दी हैंड एंड द माइंड कोऑर्डिनेशन इज समथिंग विच इज़ टू बी वर्कड ऑन. यू आर सो फास्ट इन योर थॉट्स, यू आर सो फास्ट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स. वी कॉल यू बेसिकली एज अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टुवर्ड्स लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स. So that's why your handwriting is fast. Either your hand is faster than your mind, or your mind is too fast for your hand. So that's why you're not able to write better. In fact, if you look into the handwritings of Albert Einstein, some of the top brains in the world, they did not write so legibly or beautifully, which is considered as a norm in the academics. Right. So nothing to worry about at all, and it's very, very normal. People do write legibly. Exactly. और sometimes मैं डॉक्टर्स को भी देखता हूँ, उनकी जो हैंडराइटिंग होती है मुझे आज तक समझ में नहीं आई. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चरित्र से कहीं रिलेटेड नहीं है. मेरे फादर इज़ नो मोर, बट अगर वो होते तो मैं आज उनको लेके आता सामने और बताता कि नहीं, चरित्र अच्छा है मेरा. सो ये ग्राफोलॉजी क्या है, मतलब मुझे इसके बारे में बताइए. इसके बहुत तरीके से वी कैन लुक एट ग्राफोलॉजी इन मैनी वेज. वन ऑफ द ब्यूटीफुल वे ऑफ लुकिंग एट इज सिंपल सा चीज़ है. जैसे आप लिखते हैं, ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन देती है. क्या बारे में? इसके बारे इट्स नॉट अबाउट द पास्ट, आपके पिछली ज़िंदगी के बारे में, आगे क्या होगा उसके बारे में नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं. लेकिन हाँ, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे, आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आपके पेशेंस लेवल्स, आपके रिलेशनशिप अराउंड पीपल अराउंड यू, और आप हर चीज़ को कैसे देखते हैं. ये कोई अपॉर्चुनिटी हो या कोई नया काम हो, कोई नए लोगों के साथ जुड़ना हो, तो what is that your approach towards it? That's what handwriting talks about. Okay. तो अगर हैंडराइटिंग इतनी ही इफेक्टिव है तो क्यों ना सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड
इसको एक इंटरव्यू प्रोसेस ही बना दें कि सपोज करो जैसे हम लोग एक टेक्निकल स्किल्स को चेक करते हैं, तो क्यों ना एक पर्सनालिटी चेक भी होती है, क्योंकि ओवरऑल फिटमेंट देखा जाता है कि भाई बंदा फिट है कि नहीं है। तो क्यों ना उसको एक प्रोसेस बना दिया जाए कि हाँ भाई आप हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बैठा दिया और चेक करो ये बंदा फिट बैठता है कि नहीं। वेरी ब्यूटिफुली सेड, बट आई शुड टेल यू दिस, इंडिया में हम लोग इसमें थोड़ा पीछे जा रहे हैं, बट इंडिया में ये अप्लीकेबल है। देर आर सम कंपनीज आई वर्क विद जिनके मैं नाम नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी पॉलिसीज, बट people do use this in recruitment, personality assessment and personality profiling. But in the Western world, close to 45% of the companies use this in recruitment. So when we do recruitment, ये ज़रूरी नहीं होता कि मालूम करना कि एक ये बंदा ये एक सही बंदा है या गलत बंदा है, ये सही कैंडिडेट है या गलत कैंडिडेट है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा काम ये होता है एज ए ग्राफोलॉजिस्ट, पर्सनालिटी प्रोफाइल को जॉब प्रोफाइल से मैच करना। एग्जैक्टली, मैपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ व्हाट वी डू। सो कंपनी अपना काम करती है, आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, टेक्निकल बैकग्राउंड सब वेरीफाई कर लेती है, और उनके पास 5 बेस्ट पीपल हैं, बट पोजीशन सिर्फ ओपनिंग है सिर्फ एक आदमी। तो ये 5 लोगों में किसके पास नेचुरल एबिलिटी है जो वो अपने जॉब पे नेचुरली कर सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस। सो दिस इज़ वेयर वी कम इन एंड हेल्प द कंपनीज। व्हाट वी डू इज़ वी फर्स्ट अंडरस्टैंड इससे आपको क्या चाहिए, what is that which you expect from this person to perform in this position. Do you want him to inspire people? Do you want him to get work done from the people? तो अगर हमें वो पर्सनालिटी में नज़र आता है तो हम वो बताते हैं। और एक सरप्राइजिंग बात ये होगी जब हमें सैम्पल्स मिलती हैं ना, तो हमें नाम नहीं मालूम होता, जेंडर नहीं मालूम होता, सिर्फ हमें सैम्पल होता है और रिक्वायरमेंट मालूम होती है, एंड दैट्स व्हाट वी डू। तो कैन यू सर शेयर फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स कि आप जैसे एक मैनेजर को हायर कर रहे हो, तो क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स आप आइडेंटिफाई करते हो उसकी हैंडराइटिंग से? व्हेन यू से मैनेजर, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं मैनेजर के। राइट। अगर आप मुझे जॉब प्रोफाइल समझाए, इमरान ये मैनेजर है जिसका काम सिर्फ ये मैनेज करना भी नहीं, लेकिन एक टीम को पुश करना भी है, सेल्स भी लेके आना है, और कंपनी के पूरा प्रोसेस को भी समझना है। सो आई विल डेफिनेटली लुक फॉर समबडी हु हैज़ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, हु कैन क्रिएट थिंग्स आउट ऑफ कियोस। बिकॉज अगर हर चीज़ अवेलेबल है, किसी को भी काम करने में आसानी रहेगी। क्या आप में वो खूबियाँ है कि कोई प्रोसेस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को ला सकते हैं एंड मोटिवेट कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो लुक फॉर ए पर्सन हु हैज़ अटेंशन टू डिटेल्स, बिकॉज ज़रूरी ये नहीं होता है कि आप कितना बोल सकते हैं, कितना कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपके नंबर्स आपके ज़ुबान पे हैं, right. आपको मालूम है कि लास्ट डिस्कशन में क्या हुआ था। आर यू एबल टू पे अटेंशन टू द इवन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीग्रिटीज ऑफ द कंपनी। तो ये सब चीज़ें मायने रखती है, और उसके सबसे ज़्यादा ये चीज़ है, डू यू हैव एन एबिलिटी टू लिसन आउट टू पीपल, कैन यू कनेक्ट विद पीपल? बिकॉज एज नॉर्मली पीपल से, इट्स नॉट, पीपल डोंट चेंज कंपनीज, दे चेंज मैनेजर्स। राइट। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं मालूम करने के लिए। थोड़ा सा एग्जांपल और मुझे जानना है, जैसे मैं किसी मैनेजर को हायर कर रहा हूँ और आपको कंसीडर ऑल दी फैक्टर्स यू जस्ट सेट, जी, आप हैंडराइटिंग में क्या क्या पॉइंट्स देखेंगे, क्या क्या अल्फ़ाबेट्स देखेंगे, या उसका राइटिंग पैटर्न देखेंगे, तो कंसीडर करेंगे हाँ ये एक अच्छा मैनेजर है, या फिर आई हैव टू थिंक अबाउट इट? जी, मैं सभी दर्शकों ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, व्हेन वी लुक इनटू एनीबडीज हैंडराइटिंग, वी आर बेसिकली इवैल्यूएटिंग हिज माइंडसेट। उनका माइंडसेट क्या है, और वो प्रेशर में कैसे ऑपरेट करते हैं, विल दे गिव इन द प्रेशर, और द पर्सन हु एन्जॉयज़ दिस स्ट्रेस। बिकॉज बहुत सारे लोगों का एक मानना ये होता है कि इमरान, जब तक प्रेशर नहीं होता मैं ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं कि दिस पर्सन हैज़ दैट एबिलिटी टू कैरी फॉरवर्ड अंडर नो मैटर व्हाट द प्रेशर इज़ ही कमिटेड, इज़ ही परसिस्टेंट, is he the leadership qualities which is coming to him naturally, does he have an ability to stand by what he is deciding? Because बहुत सारी बार ये होता है कि डिसीजन हो जाता है, बेस्ड ऑन द आउटकम वी नॉर्मली चेंज एंड वी लुक फॉर पीपल टू ब्लेम। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं उनकी हैंड राइटिंग, एंड हाउ यू लुक एट सक्सेस, हाउ यू लुक एट फेलियर्स, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। बट माई क्वेश्चन इज स्टिल रिमेन द सेम। जी, आपने हैंडराइटिंग देखी, जी, आप पैटर्न क्या देख रहे हो उस पे? तो अगर टेक्निकल एस्पेक्ट्स आप मुझे पूछ रहे हैं, तो हाँ, एक हैंडराइटिंग एनालिस्ट के लिए हर चीज़ जो भी पेपर पे होती है इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे लिए एक A4 साइज़ जो पेपर होता है, वो एक सिर्फ पेपर नहीं होता है। हमारा इंटरप्रिटेशन उसके एतबार से ये होता है कि एक पूरी दुनिया वो A4 साइज़ में है, और जिस तरीके से कोई भी इंसान उसमें अपनी जगह बनाता है, उसमें इतनी अपनी जगह ऑक्यूपाई करता है। एक पैराग्राफ लिख रहा है, कितनी स्पेसिंग ऊपर में होगी, लेफ्ट साइड में होगी, उनके लेटर्स कैसे स्टार्ट हो रहे हैं, उनके साइज़ ऑफ द लेटर, उनका प्रेशर ऑफ द राइटिंग, उनका स्लांट ऑफ द राइटिंग, हर चीज़। बिकॉज हमारे लिए इट्स नॉट अबाउट लेटर्स, इट्स नॉट ABCD। हमारे लिए ये होता है कि हर चीज़ एक स्ट्रोक होती है। स्ट्रोक ऐसी चीज़ होती है जिसकी एक शुरुआत होती है,
एक एंड होती है और उसका एक डायरेक्शन होता है। और वो जो भी इंसान जो स्ट्रोक्स लिखते हैं, हमारा सिग्नेचर भी एक स्ट्रोक है। इट इज़ बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्ट्रोक्स कमिंग टुगेदर, बट नॉर्मल पर्सन के लिए वो लेटर्स हैं। तो हमारे लिए हर चीज़ एक स्ट्रोक होती है। तो मैं टीज़ देखूंगा उनके, बिकॉज हमारे ग्राफोलॉजी में लेटर टी इज़ वन लेटर विच टेल्स मोर अबाउट एनी अदर पर्सन देन एनी अदर लेटर देन द लेटर टी। सो करीबन 27 थिंग्स आई कैन फाइंड आउट लुकिंग एट जस्ट योर टी। मैंने जैसे आपसे मिलने से पहले मैंने कुछ थोड़ा बहुत रिसर्च किया था इसके बारे में, तो मैंने देखा कि अगर टी में जो बार है वो अगर टॉप पे जा रहा है तो इसका मतलब दैट पर्सन इज लाइक वेरी हाई इन देयर थॉट प्रोसेस कि हाँ मुझे आई वांट टू अचीव लॉट ऑफ थिंग्स। और वहीं पे अगर टी अगर नीचे है तो दैट पर्सन इज नॉर्मल, नो फाइन, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग एल्स। सो इज इट ट्रू? देखिए, आपने जैसे एक्सप्लेन किया, इसे हम लोग बोलते हैं मैच द फॉलोइंग अप्रोच। ओके, जो सही नहीं होता है। ओके, अगर आप गूगल में भी सर्च करें ना, सब लोग यही बोलते हैं, अगर आप वाई ऐसे लिख रहे हैं तो आप ये हैं, अगर आप टी ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे। लेकिन आपको ये समझना है कि ये कॉम्बिनेशन क्या है जो लेटर को वो बना रहा है। तो हम लोग जब स्टडी करते हैं, हम लोग ये फिंगर मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं। तो आप बता रहे थे कि टी बार को ऊपर लिखने से पर्सनालिटी इनहेंस होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और हाई सेल्फ एस्टीम के बारे में मालूम होता है। सो इट्स जस्ट नॉट द लेटर टी विच कैन चेंज योर लाइफ, इट इज़ द वे यू राइट द लेटर टी। बिकॉज ग्राफोथेरेपी, ग्राफोलॉजी एक बात होती है, और ग्राफोथेरेपी एक चीज़ है जहाँ पे हमें स्टडी किया जाता है कि द वे यू मूव योर फिंगर्स has direct connection to the brain. So it releases certain chemicals in your brain because the way you're moving your fingers, because every letter you write, it is a certain movement of your fingers. So that has an impact on your behavior. Right. So it speaks certain things about you. तो हम लोग ये करते हैं और ये एक्चुअली एनालाइज करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये मूड पे भी बहुत डिपेंड करता है। सपोज करो आप अब एंगर हो, आप एंग्री हो, यू आर राइटिंग समथिंग, तो पैटर्न आपका बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है और आप कुछ फोकस होकर कर रहे हो कि हाँ आई हैव टू गिव दिस प्रेजेंटेशन टू माय क्लाइंट, देन यू आर राइटिंग इन सच ए डिफरेंट वे। जी, तो ये जो चेंजेस आते हैं टी और बार का, मुझे कहीं ना कहीं रिलेट नहीं कर पाता हूँ। यू कैन जस्ट से समथिंग। अच्छी बात है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि मेरी हैंड राइटिंग चेंज होती रहती है। इमरान, मैं आपको कौन सी वाली हैंड राइटिंग लिख के दूँ एनालिसिस के लिए? मैं कहता हूँ उनसे आप कोई भी लिख लीजिए हैंड राइटिंग, बिकॉज हमारे लिए आपकी मूड को हम लोग स्टडी नहीं करते। वेदर यू आर राइटिंग इन फास्ट, अगर आप फास्ट भी लिख रहे हैं, अगर आपका मूड ख़राब भी है, अच्छा भी मूड है, तो स्ट्रोक्स सेम ही रहेंगे। आपको लगेगा कि अलग हैंड राइटिंग है, लेकिन हमारे लिए स्ट्रोक्स जो होते हैं वो सेम ही रहते हैं। लेकिन और एक बात ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आपकी हैंड राइटिंग चेंज हो रही है, इट्स ए गुड न्यूज़, बिकॉज यू आर चेंजिंग एज अ पर्सन, बिकॉज यू आर नॉट द सेम पर्सन इन द कॉलेज, राइट? नाउ you are have a different mindset. You're not the same person in the school. Now today you are looking at the world differently. और आपका जैसे जैसे माइंडसेट चेंज होगा वो आपकी हैंड राइटिंग में भी नज़र आएगा, बिकॉज आप फिजिकली भी चेंज हो रहे हैं, इमोशनली भी चेंज हो रहे हैं, एंड मेंटली भी चेंज हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें लाजमी हैं कि हैंड राइटिंग में नज़र आनी चाहिए और चेंज होनी भी चाहिए। तो हैंड राइटिंग के थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि कौन बंदा नर्वस है, कौन कॉन्फिडेंट है, कौन इंटरेस्टेड नहीं है इस पोजीशन में। इज इट पॉसिबल? देखिए, इट विल बी ए वेरी जनरल वे ऑफ लुकिंग एट इट। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे, मैं ऐसी बात करूँगा कि हाउ लॉन्ग दिस पर्सन कैन लास्ट। वाओ। बिकॉज द आइडिया इज़ कोई भी जॉब कोई भी इंसान कर लेता है। अगर मैं आपको मैनेजर का जॉब दे दूँ या सेल्स में भी डाल दूँ, दैट्स द ब्यूटी, यू नो, एज ह्यूमन बींग्स हमारे में एक खूबी ये है कि हम लोग कोई भी जॉब कभी भी कैसे भी कर लेते हैं। करेक्ट। पुट मी इन द पोजिशन, आई विल ऑपरेट, बट इज इट कमिंग टू यू नेचुरली? Will you be there evolving as that person in that designation? And that's what we need to look at, because companies में क्या होता है, you spend so much of money in training that person and giving him all the insights about the job, only to see that he's not there with you for next 6 months. So we want to understand what comes to you naturally, effortlessly, will make you stay there and create your own identity in that space, in that designation. So as a handwriting analyst, this is what we look for. Okay. पेन का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे हैंड राइटिंग में? बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज एज ए हैंड राइटिंग एनालिस्ट, एज ए नॉर्मल पर्सन, मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, प्रमोद, यू विल ऑल्सो बी सरप्राइज, देयर इज़ अ साइंस बिहाइंड चूजिंग ए राइट पेन। हमारे यहाँ साइकोलॉजी होती है, कोई भी अच्छा लिखने वाला पेन अच्छा पेन होता है, लेकिन हर पेन की फोकस ये, जो भी कंपनी पेन बना रही है, द फोकस ये रहता है कि अच्छा लिखे वो पेन। करेक्ट। तो दैट्स नॉट द क्राइटेरिया टू चूज द पेन. For example, everybody look at your hands and your fingers. Everybody has unique styles of fingers. So how can you buy something just because it writes well without even understanding whether it fits well in your hand? So that's why अगर आपने बच्चों को देखा होगा, जो students हैं जो लिखते हैं,
थोड़ी देर लिखेंगे उनको हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा, थोड़ी देर लिखेंगे उनको ऑलरेडी यहाँ छोटा सा डेंट हो जाएगा. सम ऑफ द चिल्ड्रन हैव ए ओवरग्रोन स्किन हियर बिकॉज वो इतनी प्रेशर से पकड़ के लिखते हैं. राइट. क्योंकि वो गलती बच्चों की नहीं है, वो गलत पेन से लिख रहे हैं. तो आई एजुकेट चिल्ड्रन, आई एजुकेट एजुकेशनिस्ट अबाउट हाउ टू चूज ए राइट पेन. सो क्या क्राइटेरिया है एक अच्छे पेन का चूज करने का? सिंपल से चीज़ बताते हैं. अगर आप अपने नेल शेप को देखें तो ओवरऑल नेल शेप डिफाइंस द ओवरऑल शेप ऑफ योर फिंगर्स. Right. So if you look at my nail shape, I belong to a category of square shape. And there are only 3 categories. या तो आपका nail shape square होगा, या तो rectangular होगा, या तो oval shape होगा. Oval का माना होता है कि थोड़ा सा concave shape ऊपर में आएगा. What about mine? क्या है वो? You are a square category. अच्छा, square, So okay. जैसे ही आप अगर if you look at the end of the nail, वो आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं. हाँ. But if you keep overall, अगर आप nail shape को देखते हैं तो वो square नजर आएगा. Correct. तो I normally use a pen which is little thicker in the radius. So if you look at the circumference of the pen, I use a pen which is thick in nature, and this fits well with a person who has square nails. So I don't have to put in efforts just to hold the pen. So Okay. if you have a medium, that is, if you have a rectangular shaped nail, so use a pen which is of a medium size, not too thick, not too thin. So Okay. if you have a concave shaped nails, cylindrical shaped nails, use a pen which is thin in nature. So if you really go into the market, you will find varieties of pens starting Right. from 2 rupees to 2,000 to multiple thousands. Yeah. So what is important is choose the pen which you're comfortable with, and that's what the science is. And it has nothing to do with the price part, right? Nothing to do with the price, nothing to do what is inside of the a pen is not important. Okay. The outside of the pen is important. Okay. Because the pens, the technology is evolving. You know, there was a time where ball pens were the, ruling. Then there was the Hero pens. Then there Right. were ink pens. Now the entire thing is all about gel pen. So what is inside of the pen is not important. What is important is the outside, the how you grip it and how you write it. Okay. अभी सब कुछ डिजिटल हो रहा है. जी. सब लोग ईमेल यूज़ कर रहे हैं, जी. कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं. जी. और मैं अपनी ही बात करूं तो अगर मुझे किसी ने कह दिया कि अभी एक पैराग्राफ आप लिखो, जी. तो शायद मैं बोलूँगा नहीं हो पाएगा. जी. इस जहाँ पे सब कुछ डिजिटल हो रहा है, आप एक ओल्ड स्कूल थॉट प्रोसेस को लेके चल रहे हैं. जी. क्यों? क्या रीज़न है इसके पीछे? ओके, तो चलिए मैं ये जवाब आपको 3 हिस्से में दूंगा. ओके. पहला हिस्सा हम लोग स्टार्ट करेंगे हैंड राइटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड राइटिंग इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स. ऑल द पेरेंट, जो भी पेरेंट मेरे अभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये बात को मानेंगे कि जब ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हुए पैंडेमिक में, हम लोग सब स्क्रीन ओरिएंटेड हो गए थे, तो सबको लगा था कि अभी हैंड राइटिंग ज़रूरी नहीं है, तो हर चीज़ ऑनलाइन हो रही थी. टेस्ट वगैरह सब भी सिर्फ बटन प्रेस करना था या आंसर सेलेक्ट करना था. Now what happened? The same child who was not writing for the last 2 years, he went back to the school. And now all the exams are happening handwritten. And can you realize the gap between what happened last 2 years and what is happening right now? So अगर आप वहाँ पे बैठे हैं और सोच रहे हैं कि education system is changing, handwriting is not relevant, let me answer that. There are only 2 things which will help a child in the examination hall. One, how much you remember of what you have studied. Number 2, how much you can write in the stipulated time. राइट. Because you don't get marks. आपको मार्क्स इसके नहीं मिलते कि आपको कितना मालूम है, कितना आपको लिखा मार्क्स मिलते हैं कितना आप लिखा लिखते हैं. अगर आप पीटीएम मीटिंग में जाते हैं ना, टीचर और पेरेंट्स में एक ही कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि पेरेंट सेज आस्क माय चाइल्ड, वो सब जवाब देगा. टीचर कहेगी जब तक वो लिखेगा नहीं तो हम लोग मार्क्स कैसे देंगे. एक चीज़ होगी. दूसरी चीज़, स्टार्टिंग फ्रॉम एन एंट्रेंस एग्जाम टू ए प्राइमरी स्कूल टू दी competitive exams to all the professional courses, you have entrance exam. Our life is full of exams. Right. And everywhere you need to write, including the top competitive exam, IAS, IPS. Second aspect, as a grown-up, we think handwriting is not relevant. But what we forget is, apart from our photograph on our passport, on our driving lessons, you're identified by your signature. Your bank transacts multiple crores just by one signature. One signature has so much of power to shift property from one person to the another person. All it requires is one signature. Right. And if you're sitting and telling me, Imran, handwriting is not relevant in this current scenario, no, welcome to the world. Number 3, yes, we are not writing enough. That's why we can't, write even a sentence. Some of you can't even repeat the same signature second time. I agree. Yeah, and you know what? There is a technical problem there. Medically, it is called as writer's cramp. Any muscle which you don't use, it becomes weak. So some of them grown-up people, earlier, coming from my 18 years of experience,
एक ज़माना था जहाँ पे 60 इयर्स 70 इयर्स में ये प्रॉब्लम आता था, जिसे हम लोग राइटर्स क्रैम्प बोलते थे, जहाँ पे आपको मालूम है आपको क्या लिखना है लेकिन आपका हाथ मूव नहीं हो रहा है। और ये सिनारियो और वर्स्ट हो जाता है जब 4 लोग आपको देख रहे हैं कि आप लिख रहे हैं। ये मेरे साथ हुआ है इमरान, मैं आई कैन रिलेट विद दिस फैक्ट। एंड आजकल 70 इयर्स नहीं, आई हैव सीन एज यंग एज 20 इयर्स 30 इयर्स आर एक्सपीरियंसिंग दिस प्रॉब्लम बिकॉज दे नॉट राइटिंग इट इनफ। नंबर 1, बच्चों में एक प्रॉब्लम आ रही है जो पेरेंट्स को समझ नहीं आती है, बिकॉज वी आर ऑल नॉट ट्रेंड इनफ टू इवैल्यूएट। टीचर्स को भी समझ में नहीं आती है। हमें लगता है कि हैंड राइटिंग प्रॉब्लम है, ये लिख नहीं पा रहा, लेकिन बच्चों में एक प्रॉब्लम आती है जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का प्रॉब्लम डेफिनेशन ये होता है कि बच्चे को मालूम है आंसर क्या है, ही इज़ ब्यूटिफुल ओरली बट ही इज़ नॉट एबल टू राइट। वो जब लिखने की कोशिश भी करता है तो वर्ड मिस हो जाती है, स्पेलिंग्स मिस हो जाते हैं, और आपको लगता है कि इसको हैंड राइटिंग की ज़रूरत है। नहीं, ये हैंड राइटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, ये सब्जेक्ट का भी प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ वॉट यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड। तो अगर मैं प्रमोद जी आपको मैं एक बात बताऊं कि 4-5 साल पहले योगा का जितना अभी इम्पैक्ट हम लोग महसूस कर रहे हैं, जितना योगा हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, उतना नहीं था। Right. And it all required education. It required people who can influence that mindset to go back to the best instincts what we have as a human being to work on our mind and our body. So similarly, handwriting is not going anywhere. It will definitely make a comeback, and that's what we are all doing. And if you visit my website, that's one of my mission is to bring back people to writing, make them fall in love with writing. And when you join my community, one of the basic exercise we do is every day you have to write until it becomes a part of you as a habit. And क्या लिखना है? Write gratitude, write your affirmations, write to-do list, create visualizations, write affirmations, plan your day for tomorrow, bring in that nature and culture. And children are not writing because they don't see anybody writing. Right? At least पहले घर में ग्रॉसरी लिस्ट बनती थी, लेकिन वो भी आजकल ऐप में हो जाती है। तो पहले फ़ोन डिक्शनरी होती थी, फ़ोन के बाजू में एक पेन रखा जाता था। So it's all about bringing back to people, and we're all working. And through your channel also, my message to everybody is, let's bring back to the writing. And लिखना सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, because our focus is हमारे माइंड को आपको हेल्थी बनाना है, और उसके लिए हैंड राइटिंग सबसे बेहतरीन काम करेगी. So when you start writing, handwriting has a huge influence on your subconscious mind. So come back to writing, it has more better benefits. पेरेंट्स को कैसे एजुकेट किया जाए, क्योंकि मैं खुद भी एक फादर हूँ. मैंने कभी फोकस ही नहीं किया इस पर, कि मुझे पता ही नहीं था कि क्या हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू लुक आफ्टर दी हैंड राइटिंग पार्ट ऑफ माई किड. तो कैसे उनको एजुकेट करें कि वो खुद भी लिखें और बच्चों को भी समझाएं कि हाँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो यू हैव ऑलरेडी आंसर बट स्टिल. हाँ, पेरेंट्स का इसमें रोल सबसे बड़ा होता है, बिकॉज चिल्ड्रन लर्न बाय वॉचिंग यू. राइट. Okay, and at home children watch you scrolling down your phone, things like that, but they don't see you writing. So if you can start doing that. And so one of the problems I've faced with children is, आप लिखने के बारे में बाद में बात कीजिए, एक जगह में एक बच्चा ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाता, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है. तो पहली शुरुआत वहाँ से होगी कि कैन यू सिट इन वन प्लेस, कैन यू प्रिपेयर योर सेल्फ. दैट्स व्हाट हैपन्स. अगर जो भी असाइनमेंट दिया जाता है, यू विल सी चिल्ड्रन राइटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल, ऑन द काउच, ऑन द बेड, ऑन द फ्लोर समटाइम्स, विच आई एम कंफर्टेबल विथ. ओके, आपको करना है आप कीजिए, बट इवेंचुअली व्हेन इट इज़ एग्जामिनेशन, आप जहाँ पे जाकर लिखेंगे वो होगा डेस्क, वो होगी स्कूल की क्लासरूम. सो ऑल द पेरेंट्स प्लीज़ इन्वेस्ट इन ए गुड स्टडी टेबल, and it does not have to be really fancy one, but it should be the appropriate one which the school is also using, because the child has to eventually write for 2 hours of exam. Right. And you need to prepare that mindset, physiology, psychology, everything involves it. And second activity is, whether you realize it now or not, as the child goes to higher classes, the board exams will come closer, the duration of the examination will keep increasing, and that's where the child will realize. एंड यूल बी सरप्राइज प्रमोद जी, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सब चीज़ मालूम है, वो लिख भी पाते हैं, लेकिन वो उठ के आ जाते हैं बिकॉज दे कांट सिट इन वन प्लेस फॉर लॉन्गर टाइम. वाओ. And that's what the entire world is actually experiencing today. In fact, before I could come here, I was talking to different teams from different regions. मेरा जो प्रोग्राम है जो मैं बच्चों के लिए डिज़ाइन किया हूँ, जिसका नाम है मास्टरिंग पेनमैनशिप, it is promoted in 23 different countries in the world. Some of the countries which I have never visited, because all of them are getting present to this power of writing, because it's just not important academically. लिखना, जब आप लिखते हैं ना, आपका ब्रेन डिफरेंटली बिहेव करता है,
जब आप टाइप करते हैं ना उतनी ही इंटेंसिटी नहीं होती जितना आप लिखने में इंटेंसिटी आपका ब्रेन लेके आता है. तो हमारा एक्सपीरियंस ये है कि आपकी मेमोरी इंक्रीज़ हो सकती है, आपका एक्सप्रेस करने का तरीका जो है वो आसान बन सकता है. बिकॉज वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पे सब लोग शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हैं. टाइप करने से ज़्यादा हम लोग वॉइस नोट्स भेजना पसंद करते हैं. एग्जैक्टली एंड ये सब चीज़ें हो रही हैं. एंड इफ द सेम पर्सन हैज़ टू सिट डाउन एंड एक्सप्रेस माई इमोशन ऑन द पेपर, आई एम गोइंग टू गो क्रेजी बिकॉज मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करनी है. राइट. और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे आप एक हैंड राइटिंग से लिखते हो, सपोज को किसी को आपने लिखा आई लव यू, आपने लिख के दिया, किसी को आपने टेक्स्ट कर दिया, ह्यूज डिफरेंस है. Yes, it has a different emotion. आपको इमोशंस दिखते हैं उस पेपर पे, राइट. तो समहाउ आई कैन रिलेट. मैं फिर से एक पर्सनालिटी ट्रेट्स पे फोकस करूँगा. जी. जब कोई सेंटेंस को लिख रहा है, इफ़ इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट और स्ट्रेट, ये भी कोई पर्सनालिटी ट्रेट्स को इंडिकेट करता है. देखिए मैं आपको थोड़ा इंसाइट देना चाहता हूँ. हमारे लिए जैसा आपने लेफ़्ट राइट कहा, ये हम लोग जोन्स बोलते हैं इसमें. तो कोई भी लेटर जो ऊपर जाना चाहिए, जैसे लेटर्स T, H, L, तो जितना ऊपर जाना चाहिए उतना ऊपर जाना चाहिए. एंड कितना जाना चाहिए, इफ़ यू आस्क मी, इट शुड बी 2 times द साइज ऑफ योर मिडिल जोन लेटर्स लाइक A, M, N, O, L. एंड लोअर जोन लेटर्स भी इंपॉर्टेंट होती. और हर लेटर लिखा जाता है एक लाइन पे, जिसे हम लोग कहते हैं बेस लाइन. फॉर ए ग्राफोलॉजिस्ट इट इज़ कॉल्ड एज अ लाइन ऑफ रियलिटी वेयर एवरीथिंग गेट्स क्रिएटेड. सो थोड़े यू विल सी दैट सम ऑफ देम आर एक्चुअली गोइंग लिटिल फॉलो, नीचे जा रही है हैंड राइटिंग. कभी कभार जो लोग लिखते हैं तो वो 45 डिग्री टिल्ट होती है. Yes. तो द alignment of your baseline has to say a lot about your stress levels. It has a lot to say about the way you look at tomorrow, how better it will be, or you're not optimistic about tomorrow at all. So somewhere you have given up on your own self. Somewhere you are being so stressful that your handwriting is also falling down. And if you could actually study, there's a lot of research happening. People are watching how you write when you are in the condition of, consumed alcohol. People who have cancer, how they write, how it is impacting their nervous system, the pathways. So all this impacts. And middle zone, मेरा suggestion रहेगा, ज़रूरी नहीं कि एकदम straight, picture perfect होना चाहिए, but make sure हमारे यहाँ एक rule होना चाहिए, consistency आप लेके आई. कोई भी लेटर आप लिखें, वो लेटर जितनी बार हो सके सेम शेप को रिपीट कीजिए. सो कंसिस्टेंसी लेके आइए, सबसे बड़ी चीज़ होती है. दूसरी चीज़, एक पेन से स्टिक ऑन हुई. वन पेन यू शुड हैव एंड प्रमोद जी ये पेन से ही साइन करते. एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू अवॉइड फोर्जरीज, ऑल्सो अवॉइड पीपल मिस यूजिंग योर सिग्नेचर, बिकॉज ये आप यही पेन से इस्तेमाल करते हैं. नंबर 3, get used to how you sit also has a lot of impact to the way you're sitting and writing it. जितना आपका डिस्टेंस रहेगा पेपर से, कितना आप प्रेशर डाल के लिख रहे हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. तो हर लेटर को आप कंसिस्टेंटली लिखें, एंड दैट्स समथिंग व्हिच वी नीड टू गेट स्टार्टेड विद. तो कहीं ना कहीं हम लोग को हैंड सपोर्ट भी समझना पड़ेगा कि हैंड कैसे वर्क करता है. सपोज होल्डिंग अ पेन इज अ डिफरेंट थिंग, बट होल आर्म सपोर्ट, द वे यू होल्ड एंड द होल वे यू राइट, is there any scientific way to do that? I'm sure all the parents and all the students must be wondering, Imran, what is the right grip to grip the pen? आप जिस तरीके से भी ग्रिप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. द ओनली कंडीशन इज जस्ट होल्ड द पेन अबाउट द कोन फॉर्मेशन. अगर आप कोई भी पेन देखें, 2000 रुपये का पेन लीजिए या 2 लाख रुपये का पेन लीजिए, all pens have a universal design. All pens come with a cone formation on the top. Right. So my only suggestion is whether you want to grip it with 3 fingers, we call this as a tripod grip, or you want to hold it with 4 fingers, you can also do that. We are not worried about the number of fingers which is gripping the pen. All that you have to do is just hold it above this cone formation. So you have to just grip it here. Don't go too far, don't go too close. Okay, number 1. Number 2. The distance between the table and you is the size of your bone. The bone which is starting from here to the elbow here. तो आपका जो distance होगा desk से और आपसे ये होगा. So if you're keeping your hand, my hand should be L, perfect L. अगर मैं अपने हाथ को ऐसे रख रहा हूँ, so my hand will be a perfect L, and this edge should be touching the edge of the table. तो इतना distance आपको रखना है. And the non-writing hand should not come on the table. बिकॉज आदत ये होती है कि ये नॉन राइटिंग हैंड आता है तो इवेंचुअली हाफ ऑफ द बॉडी वेट कम्स ऑन टू द टेबल. राइट. सो दैट्स व्हाई द चाइल्ड फील्स पेन व्हेन दे आर राइटिंग.
because your elbows are managing half of your body weight. Yeah. So sit straight, allow your back to manage the weight of your upper body, and use the non-writing hand as a clip here like this, as a lock, and write, and keep the book 45-degree tilted, so that your hand can move easily rather than just keeping it straight, because if you keep it straight, you can't move your hand easily there. So ये सब चीज़ें होती हैं technical aspect. So can we also take the support of the desk when you just keep the elbow on the desk and write like this? Is it a right form? Not suggested, because when for आपका एक ही support system होगा ये. Okay. So जैसे ही आपने वो टेबल पे रख दिया, तो this is moving. इसको ज़रूरत नहीं है. The moment you keep this, eventually you will land up. Half of the body will go like that. कि जब मैं एक रोलिंग पेपर में लिख रहा हूँ, एक ब्लैंक पेपर में लिख रहा हूँ, मतलब इज ए टू एजेस ऑफ द रिवर. जी. मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ बहुत ही स्ट्रेट में, वो ऊपर फ्लाई कर रहा है या डाउन जा रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? It looks very funny, but I have to know. No, it's a very logical question. Imran, I am able to write better when the lines are drawn. Yeah. Ruled book है, हाँ. unruled book है, plain sheet है, तो मेरी handwriting, it is actually like reverse. Cumbersome. Yeah, got that. So people who have lines and they are very good with writing when there is a ruled book are the people who have a mindset of उनको हर चीज़ बता दिया तो वो करना पसंद करेंगे. So बनाया हुआ process system. For example, if I'm hiring somebody and they just have to follow the existing system, so these are the people who have this mindset. So when you are given too much of a freedom, पूरा plain sheet है और आपको decide करना है कि आप अपनी जगह define कीजिए. So this is where your energy is getting spread across the entire paper. तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे अपने आप को फोकस किया जाए? कि बहुत लोग होते हैं बहुत स्ट्रेट लिखते हैं, उस पर अगर ब्लैंक पेपर भी है ना, जी, बहुत सही लिखते हैं वो भी. हाँ, वो आदत की बात है. इट्स जस्ट अबाउट प्रैक्टिस, बट सिंपल लॉजिक है. मैं जब भी प्लेन शीट को देखता हूँ, मैं 4 हिस्से में उसको डिवाइड कर लेता हूँ माइंड में. तो वो 4 हिस्से में मैं पहला सेंटेंस से पहले 2 वर्ड्स लिखूंगा और उसके अलाइनमेंट में और 2 वर्ड्स लिखूंगा. सो 2 पार्ट्स हो गए. उसके अलाइनमेंट में और 2 वर्ड्स लिखूंगा. तो इससे एक मेरी पहली वाली लाइन स्ट्रेट हो जाएगी ना, दूसरी वाली लाइन अलाइनमेंट हो जाएगी. आई टीच दिस टू चिल्ड्रन बिकॉज आई टीच देम हाउ टू राइट ऑन ए प्लेन शीट, हाउ टू राइट ऑन ए रूल बुक. सो दिस इज व्हाट इट इज़ वेरी सिंपल ट्रिक. ये सारा तो हमारा हो गया, ठीक है, हैंड राइटिंग के बारे में समझना. लेकिन हैंड राइटिंग का मैंने एक और भी रूप देखा है जो कि यूज़ करते हैं हमारी जो गवर्नमेंट है, कोर्ट में एविडेंस के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं. उसमें आपके एनालिसिस को काफ़ी वैल्यू मिलता है, क्या करते हैं आप उसमें? ओके, इंडिया में उतना उसका इन्फ्लुएंस नहीं है एंड वी आर नॉट सीइंग मच ऑफ यूज इन द कोड ऑफ लॉ. बट एज पर द इंडियन पीनल कोड सेक्शन 47 of the Evidence Act, it says anybody who is an expert is liable to give a opinion which can be taken towards the proceeding of any case. But हमारे ही रिपोर्ट में पूरा केस की कार्रवाई हो या रिजल्ट निकले, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है. ओके. तो अभी जैसे मैं बात करूं, जो बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपने कंप्यूटर पे हैं या फिर अपना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, उनको सही डायरेक्शन कैसे दिया जाए कि हाँ आपको ये रोड मैप फॉलो करना चाहिए टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग पैटर्न्स? हाँ, जैसे आपने मुझे बताया कि इमरान, जो भी मुझसे मिलते हैं, ये एक सवाल ये होता है कि आप पिछले ज़माने की बात कर रहे हैं, हैंड राइटिंग, करेक्ट, टेक्नोलॉजी. सी, आई एम नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी. आई यूज़ बेस्ट ऑफ सिस्टम्स टेक्नोलॉजी माई सेल्फ, बट आई ऑल्सो डू जस्टिस टू ब्रिंग इन हैंड राइटिंग ऑल्सो एज पार्ट ऑफ माई एग्जिस्टेंस. सो अगर आप ये बैलेंस आउट करते हैं, दैट इज़ गुड. राइट, चिल्ड्रन हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू राइट इन द स्कूल. एंड एज एडल्ट्स, एज आई गेव यू लिटिल इंसाइट, अगर आप अफर्मेशंस में बिलीव करते हैं, आप वो लिखिएगा. अगर आप गोल्स में बिलीव करते हैं तो आप गोल्स लिखने, बिकॉज एवरी डे राइटिंग गोल्स हैज़ ए डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन यू देन एक्चुअली जस्ट टाइपिंग आउट द गोल्स और क्रिएटिंग ए विजन बोर्ड एंड जस्ट स्टिकिंग इट देयर. सो ब्रिंग इन दैट कल्चर वेर यू ब्रिंग इन योर इम्पॉर्टेंट एक रिजल्ट आएगा जब आप हैंड राइटिंग से जुड़ जाएंगे. आपका कॉन्शियसनेस और आपका सबकॉन्शियसनेस बैलेंस कनेक्टेड हो जाएगा. सो दे सिंक्रोनोसिटी बन जाएगी. And what you say, what you do, everything will be having a huge impact on it. अगर आप ये नहीं बिलीव करते तो मेरा एक चैलेंज लीजिए, 21 days get on to writing it and don't even have to wait for 21 days. अगर आप 7 दिन भी अगर लिख लिए, you will tell me, Imran, I'm feeling something different about the way I'm operating. And one of the biggest change I have seen with people is that they tend to become more calm. And you know what? People take tablets to calm themselves. And why do I say it is a big thing? Because I always believe if you want to be the most successful person, if you want to have an aura of a person who is vibrating,
you need to have a personality in which people around you should feel calm and comfortable in your presence. एब्सोल्युटली. बट हमारे यहाँ क्या होता है, यू नो, द बॉस मोमेंट ही एंटर्स द ऑफिस, एवरीबडी इज साइलेंट, एवरीबडी इज क्वाइट. घर में ये होता है कि बच्चे, यू नो, पापा आ गए तो चीज़ें हो जाती हैं. नहीं, आई वॉन्ट पीपल टू बी themselves in your presence. Can they feel that calm and comfort in your presence? So you need to develop that personality, because the best of decisions happens only when you calm yourself down, right? When you're thinking the pros and the cons rather than just taking the decision happening. And this is my biggest preach to all of them, because deep down we're all human beings. Right. And if you want extraordinary results in your life, in your life, you need to create that extraordinary, you know, aura inside of you, and that is only possible when you get present to the things around you. तो स्टार्ट कैसे करें? जैसे मैं अपनी बात करूँ, मुझे लिखना स्टार्ट करना है और इट्स बीन एजेस सिंस आई हैव रिटन समथिंग, राइट? कैसे स्टार्ट करूँ? ब्यूटीफुल एक्टिविटी. मेरी सबसे पसंदीदा एक्टिविटी है, स्टार्ट विद राइटिंग डाउन अबाउट योर सेल्फ. डिस्क्राइब वॉट यू आर एज अ पर्सन. And you know what? That's a beautiful insight, and that's one activity will change a lot of things about you, because awareness is a key towards success. And the best education is education of your own self. So अगर आपको लिखना है, आप अपने बारे में लिखिए. आज अगर आपने आज कैसे, आज प्रमोद जी, who is he as a person, are you writing it today? कल ये लिखिएगा आप क्या बनना चाहते हैं, how you see yourself in the future. And you know what? You will love, because your life has many chapters and you have a lot of things to write about. And when you write, your emotions are with you, your thought process is with you, and you will see your real handwriting coming onto the paper, and you will surprise yourself. Can I write so fluently? Do I have such a beautiful flow of thoughts? You know why? Because you're writing about your own self. But it is easy the way I said it. But when you sit down to write, most of us fall into this pitfall, thinking the bad things more or the good things more, and you're trying to balance it out. सोचना नहीं है. Pick up the pen and write down. And before that, bring in some discipline. You have to write in the first part of the day. Because जब आप सुबह में लिखते हैं, आपका अल्फा स्टेट ऑफ माइंड बहुत एक्टिव रहता है, और जो भी आप लिखते हैं, जो भी आप सुनते हैं, जो भी आप सोचते हैं, इट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द इंटायर डे. मेरी एक फिलॉसफी में हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि हाउ यू स्टार्ट योर डे has lot to do how much you will accomplish that day, or what you will accomplish that day. तो handwriting could be a beautiful activity to start your day. जैसे मैं अपनी एक एक्टिविटी बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ. जैसे मैं बहुत सारे फ्रेशर्स को हायर करता हूँ जी, उनकी ट्रेनिंग होती है जी. ट्रेनिंग के बाद मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई आपको टेस्ट देना है. टेस्ट देने में उनसे बोलता हूँ लिखो. जी. मैं क्यों करवाता हूँ? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब आप लिखते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपका वो चीज़ें स्टोर हो रही हैं आपके दिमाग में. क्योंकि आप छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, जब हम लोग बुक्स होते हैं हमारे पास, मोटी सी बुक है, सारी इन्फॉर्मेशन है, तभी अपने नोट्स बनाते थे हम लोग जी, अपने लैंग्वेज में, अपने ढंग से जी. स्टोर हो रहा है, और वो आप सो भी रहे हो ना, कोई पूछेगा इसके बारे में कुछ बताओ, आप इमीडिएटली बताओ, क्योंकि स्टोर है. और जब आप एक ईमेल लिख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक वे में लिख रहे हो, कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट नहीं देता है. जी, नहीं. तो मैं सबसे लिखवाता हूँ. जितने बच्चे आते हैं वो 2-2, 3-3, 4-4 पेज लिखते हैं. वो लोग बोलते हैं यार वी आर बैक टू स्कूल और व्हाट, यू हैव नो आइडिया व्हाट आई एम डूइंग. And once this information is properly stored in the mind, they are quite confident about the subject. Amazing. Right? So this is what I'm doing. आप मुझे एक चीज़ बताओ कि जैसे आपका जो ये 18 साल से आप कर रहे हो, ये स्टार्ट कैसे हुआ? मतलब 18 साल तो ठीक है, वो उस समय समझ सकता हूँ कि वो उस समय पैटर्न था राइटिंग का, जो अभी भी है, जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, क्या मोटिवेट कर रहा है आपको ये सब करने का, या फिर लोगों को एजुकेट करने का? मेरी जर्नी देखिए, हम लोग हर इंसान की जर्नी में एक इंस्पिरेशन होती है. तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे टीचर्स हैं, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जिनसे जिनसे मैं मिला, मैं उनसे सीखा, और मेरे बड़े भाई हैं, एंड उनसे भी मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ, और उनके थ्रू मुझे ये सब सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन मिला इन द अर्ली स्टार्ट ऑफ माई करियर. बिकॉज जब मैं कॉलेज में था, मेरे सारे दोस्त का सोचने का तरीका अलग होता था और मेरा अलग होता था, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर different sciences which can help me in understanding myself. एक फ़नी बात बताता हूँ. जब मैं कॉलेज में था, मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल होता था कि कोई भी चीज़ हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक, उसके साथ एक यूज़र मैनुअल आता है. Right. इंसानों के साथ क्यों नहीं होता? बिकॉज हमें इतना मुश्किल होता है किसी से बात करना,
to crack a deal with somebody or to get connected with somebody, यार इसको मैं कुछ बोलता हूँ तो जो मुझे लगता है कि इसको गुस्सा नहीं आएगा उसको गुस्सा आ जाता है. Correct. और जब मुझे लगता है कि इसको गुस्सा होना चाहिए वो नहीं हो होता रहा है. तो हमेशा से मेरे दिमाग में ये था अगर इसका यूज़र मैनुअल मुझे मिल जाए ना तो इसके साथ में ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी. इट इज़ ऑन ए लाइटर नोट. Okay. Then I started looking for sciences like NLP, hypnosis, body language. Then I stumbled upon handwriting analysis, which gave me easiest and the most accurate in the fastest possible time. राइट. So that's how I fell in love with this science. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कोई अगर डील क्रैक करने जा रहे हो किसी से, आपकी मीटिंग होने वाली है, तो क्या एक काम करो, उसकी कुछ हैंड रिटन कुछ इन्फॉर्मेशन ले लो, हो सकता है उससे आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी. सिग्नेचर काफ़ी है, हैंड राइटिंग की भी ज़रूरत नहीं है. सिग्नेचर काफ़ी है. सिग्नेचर काफ़ी है. अगर आप कहीं पे भी उनका सिग्नेचर देख लें या किसी भी तरह से अगर आप उनसे कनेक्टेड हो जाएं, एक सिग्नेचर करीबन 18 से ज़्यादा चीज़ें उनके बारे में हमें बता देता है. तो दैट्स गुड इनफ. आई कैन एक्चुअली लुक इनटू योर सिग्नेचर एंड से दैट वेदर you will always want to have the last say in the matter. Will you be okay with, even if I'm going to give you 90% off, you will still say 92. तो लेट्स प्ले दैट गेम. Yeah, please go ahead. स्क्रीन के आपके पास काफ़ी सिग्नेचर्स आएंगे, आपको बताना है उसकी पर्सनालिटी क्या है, जी. वो क्या थॉट प्रोसेस है. लेट्स डू इट. ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट सिग्नेचर. Yes. जस्ट लुक एट द सिग्नेचर एंड टेल मी. Surely. I will actually teach you also how I decode it. You can also do it. It's not just I have my instincts which you do it. No, handwriting analysis में instincts नहीं होते. प्रॉपर साइंस है. It's a science. And if I can do it, any student who learns through me can also do it. ओके. Okay. So when you look at the signature, and this is for everybody, your signature should always be legible one. So if व्हाट इज द you look at मीनिंग this- ऑफ लेजिबल वन? Okay. Legible यहाँ पे देखिए ये सिग्नेचर में हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा T है, कौन सा L है और Correct. कौन सा Y है. So this is illegible way of writing. ओके. Okay. So whenever we see this type of signatures, there are three things which comes to my mind. First thing, this person is too fast for people around him. The way he speaks, the way he takes decisions is at a different speed altogether, and people around him will experience this person as being an arrogant, but he's not, because he has a different speed at which he operates. And if you want to talk, have you seen people वो चलते चलते बात करते हैं. हाँ. वो पहले हाँ बोलते हैं, बाद में इवैल्यूएट करते हैं. तो दिस इज व्हाट वी सी. नंबर 2, वी सी ए लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी, हम लोग इसको बोलते हैं. और आपके सिग्नेचर में भी कहीं पे भी अगर आपको लगेगा कि आपका सिग्नेचर इलेजिबल हो जा रहा है, आप में सब खूबियाँ होंगी, सब एबिलिटीज़ होंगी, फिर भी आप इतना बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं जितना आपको करना चाहिए. आपके पास सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा, लेकिन यू विल नॉट गेट हायर्ड. यू नो व्हाई? It brings in the aura of inauthenticity. People somewhere are not able to connect with you, and that's the energy which comes. And this is something I want to tell you. Every time you sign, you're putting across a message to the universe and also to your mindset. And this is what happens. And लोगों की ये this is not their problem. प्रॉब्लम है कि जब हम लोग बड़े हो रहे थे, हमें बताया गया था कि आपका सिग्नेचर कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए. राइट. वरना लोग इजीली कॉपी कर लेंगे. Exactly. और ये चक्कर पे हमने सिग्नेचर को ओवरराइट करना स्टार्ट कर दिया. सो सेल्फ क्रिटिकल नजर है. सो दिस पर्सन, आई कैन टेल यू दैट ही इज डेलिबरेटली स्लोइंग डाउन सो दैट he does not want to make mistakes in his life. Okay, let's see who is this person. So it was Michael Jackson. Okay, now let's come to the other one. What do you think about it? See, the same scenario again, but again, if you look at the first letter, and this is for everybody, your first letter should be 5 times bigger than the rest of the letters. So if it is not, then what we look at you is that you have a problem of saying no to people, because यहाँ पे ये बात आ जाती है कि you have to actually have first letter bigger than the rest of the letters, because that talks about positive ego, it talks about self-reliance, it talks about self-leadership. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. दूसरी चीज़ है, एनी लेटर विच इज़ कमिंग बैक ऑन टू द सिग्नेचर, वॉट एवर यू ओवरराइट, वॉट एवर यू सर्कल, इट टॉक्स अबाउट बीइंग सेल्फ क्रिटिकल. यू आर डूइंग द बेस्ट ऑफ, वर्ल्ड इज अप्रिशिएटिंग यू, बट समवेयर यू फाइंड दैट इसको और अच्छा कर सकते थे, इसको और अच्छा तरीके से बना सकते थे. आई कुड हैव प्रेजेंटेड दिस मोर बेटर. सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू बी लुकिंग फॉर इफ यू हैव ए सिग्नेचर लाइक दिस. Let's see who's this person. ऐसा Anil Ambani. Yeah, so he has a problem of not saying no. That's why Sorry, he ends up buying. Mukesh Ambani. Mukesh Ambani. Yeah. So not buy, he ends up buying all possible things which comes his way. Right. Okay. Let's see another one. So this is a good one. If you have a underlining under your signature, it is always suggested. It basically talks about a pedestal for your own self. So pedestal का माना होता है कि that this is where you stand and declare to the world that you are here and this is what you're looking for, and this is a good way to get started with. Let's see who this person is. Shahid Kapoor. And see the another one. See, again,
no stroke should actually go and then come back. So can you see that the person has actually overwritten this way and then come back. So this person has a lot of determination. The strokes which are going down talks about determination. Determination का माना होता है कि एक बार ठान ली ना मुझे ये करना है. So that's the what drives that person. But this person is a person who is so capable that he will not wait for the team to come. He will not wait for the people to come. He will take the initiation, make it happen for himself. See, He's a go-getter. Sunil Shetty, he's that guy. Now, this one. Now, this is Master Blaster's signature, and this is Sachin Tendulkar. Okay. And you'll be surprised that over a period of time, there is a study which is done. He had a different signature before he got famous, and his signature had a little impact after he got famous. So this is one thing which we always talk about. Sachin Tendulkar's signature. If you look at the letter T, look at the way it has been crossed on the top. So Right. this is how it is. So it's a really great way of looking at it. See, again, the 8 formation talks about amazing fluidity of thoughts. So this person does not have to think when he's speaking. Number 2, we can always look at this person being very frank and blunt. Does not know how to color his word. What he likes it, he will say it. He does not like it, he will say it. So that's what the signature is actually talking about. And a lot of defiance. Defiance is always looking at how can I do things differently. Why should I do what others are doing it? So I think I should validate that with your team. It's me. Yeah. So I thought this is gonna be a right way to get an understanding about my personality as well. So thank you so much. And I felt exactly the same way the way you explained about my signature. I don't believe in thinking about it. What we have to do next. Let's do it. So thank you so much for that. And this is for all the viewers also. See, when you look at the person, you have a different perception about that person. See, Mahatma Gandhi ji, we have a different image of him in our head and heart. And if you read through his autobiography and the books which talks about him, you will have a different perspective about how he was as a person. Right. And हमारे यहाँ हमेशा ये होता है. We always go with what we see in that person. Right. But what is inside of that person, only the person can actually talk about it. Right. So, Imran, we have discussed everything, but before we conclude, आपके कुछ points हैं जो आप अपने viewers को बताना चाहते हो through this channel? Surely. Develop a habit of writing. That's all I can tell you. And why do I ask you again to write? It's not because I am telling you to do it, because हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ ये होनी चाहिए कि synchronicity between your conscious and your subconscious mind. And इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं. But handwriting is the fastest and the easiest way of doing it. Because अगर मैं बहुत सारे लोगों को मैं ये पूछता हूँ कि can you do meditation? They say I try. Because you can't reach a level in the meditation where you're able to shut yourself off from the world around you. कभी भी थोड़े thoughts आ जाते हैं, you get little disturbed and things like that. So what is the easiest way to bring in the sync between mind and the body is write something. Okay. Future plan क्या है अभी? क्या achieve करना चाह रहे हो अभी आप? I want more and more people to join me. I'm on a mission to reach out to as many people as possible, educate them. That is more important. See, before even they decide whether they want to write, they don't want to write, पहले समझे कि handwriting होती क्या है, ये कैसे आपसे हो रही है, कैसे आप लिख रहे हैं, और इसके फ़ायदे क्या हैं, and then you can take action. So how someone can connect with you? I do free sessions. I do free master classes where I educate people about their signature. I'll tell them the background at how we decode signature. If you can invest 2 hours with me without paying anything, you just have to sign up, be there, and I'll take you through this beautiful journey where I will teach you. You will walk out of my session how to decode anybody's signature, provided you invest that 2 hours and plus with me. I will teach you more than 13 things, 13 interpretations of any signature you can look into. And which day you conduct? I do it on multiple days, and I also do it on Sundays, which is at 3:30. I also do it on Thursday, and also on the Mondays. So if you can visit my website, you can get to know the link and you know the schedule, and you can join at your convenience. This is for the grown-ups if you're 18 years and above. So if you're 18 years and lesser than 18 years, and if you're a student, if you're looking at improvising your handwriting, which is not a right term, we always call this as handwriting development. We have a different program wherein we teach you how to develop the 5 scientific elements which makes your handwriting scientific. So that's again a 90 minutes of a session. And if you're attending the session, parents and the students do it together.
So they know it's not just improving handwriting. Before improving, first find out what to improve. Because all teachers comment that improve your handwriting, practice more, work hard. But what to practice, what to improve, nobody talks about it. So this is what we do in the 90-minute session. You will walk out of this session identifying what exactly you need to be working on your own self. Okay, fair enough. So it was indeed a nice conversation with you. और मैंने इसका नाम रखा था लिखावट के सच का सामना. Sounds great. I hope audience also get connected with this. हमारी कोशिश थी कि जितना हो सके उतना ये छोटे से कॉन्वर्जेशन में आपको समझाएं और आपको ये इंसाइट दें हैंडराइटिंग के बारे में. बट आई लव टू हियर फ्रॉम यू ऑल. अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में लिख सकते हैं. Yes, yes. और प्रमोद जी को भी आप सवाल लिख के भेजें और बताइए ये सेशन कैसा रहा, आपने क्या सीखा और आपकी क्या अभिप्राय. बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बता, यू डोंट नेसेसरली हैव टू अग्री विथ वॉट एवर आई सेड. इट्स कम्प्लीटली ओके टू हैव ए डिसएग्रीमेंट, बट वॉट इज इंपॉर्टेंट इज देयर इज अ साइंस. इट कैन हेल्प यू provided if you can understand it the way we want you to understand it and allow this to work on you. Right. So fair enough, guys. If you want to connect with Imran, I will give you the link and I will also mention the website of your platform. So तब तक के लिए बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार. उससे पहले छोटा सा एक चीज़ है हमारे लिए, एक छोटा सा, ये बेस्ट पिक्चर आपकी हम लोग. Oh my God! Thank you so much.